बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे मेहमान ख़ास जो हैं शहजाद अहमद राठौर, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। इम्तियाज़ अहमद वानी साहब, सेक्रेटरी इत्तलात आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल की, और साथ ही हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है वो किस नहज पे जा रहा है, और क्या दुनिया में कोई ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिन्हें हम P5 कंट्रीज़ कहते हैं, या यूनाइटेड नेशन का जो किरदार है वो कितना अहम है इस दौर के अंदर। साथ ही हम कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हवाले से। सबसे पहले शहजाद अहमद राठौर साहब, प्रोग्राम में मैं आपको वेलकम भी कहता हूँ और बात करूँगा जो कश्मीर की सूरत हाल है उस पर। जो सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में है वही फ़लस्तीन में है। मुनीर अकरम जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने इस हवाले से बात की है। कश्मीर की जो सिचुएशन है उस हवाले से अगर बात की जाए तो दिन दिहाड़े निहत्ते जो कश्मीर के नौजवान हैं खास करके, उन्हें शहीद किया जा रहा है, और लाखों की तादाद में जो कश्मीरी हैं वो अभी तक अपनी जानें गंवा चुके हैं। क्या दुनिया का रोल ऐसा ही है, दुनिया ऐसे ही रोल देती रहेगी कि इससे भी बढ़कर कुछ करना होगा, क्योंकि बिल्कुल खामोशी है? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और जो खास मौजू आपने छेड़ा है जिस पर बात करनी इस वक्त रियासत में बड़ी जरूरत महसूस हो रही थी इस बात की कि फलस्तीन और कश्मीर का आपस में क्या तल्लक है, और फलस्तीन का जो इस वक्त सूरत हाल है फलस्तीन और कश्मीर पर क्या मुरतब होंगे, ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पर बात होनी चाहिए। इस वक्त मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, इम्तियाज वानी साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, ये आपको बेहतर बता सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर में कोई हालात गजा से मुख्तलिफ नहीं है। नौजवान वहाँ का मायूसी का शिकार है, बस यही फर्क है कि नौजवान को जो उम्मीद थी वो खत्म होती जा रही है, और ये जो है बढ़ता जा रहा है, उसी तरह उसी गजा की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो सोच है कश्मीरी नौजवानों की वो भी गजा की तरफ बढ़ती जा रही है, वो गजा से नौजवानों को रोल मॉडल बनाएंगे। तो इससे बचने के लिए भारत को और भारत के साथ साथ आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए कि वो किस तरह मकबूजा कश्मीर जो एक एटमी आतश फशना है, जो दो न्यूक्लियर पावर के दरमियान वजह तनाजा है, और उसके प्रोसेस कितनी भी न्यूक्लियर पावर मौजूद है, किसी भी वक्त आग इस तरह अगर गजा की बढ़ गई तो ये एटमी जंग का आगाज हो जाएगा। तो इसके लिए मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं वो इसी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जुल्म और सितम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एक सीविल लॉकडाउन किया गया, आज तक नौजवानों के खास तौर पर जो तलबा है उनके ऊपर आज तक पाबंदियां बरकरार हैं, उनको आज तक जो है भारतीय काबुल अफवाज की तरफ से सख्त मशक बनाया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म और सितम का कोई बहाना, कोई जवाब जो है ना वो नहीं छोड़ा जा रहा। जब भी किसी नौजवान के ऊपर किसी किस्म का कोई जवाब मिलता है तो उसे वो टेररिस्ट डिक्लेयर करके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और शहादतों का सिलसिला ये हफ्तावार जो है ना जारी है। हर हफ्ते 2-3-4 मकबूजा कश्मीर के किसी न किसी इलाके में शहीद कर दिए जाते हैं और बदतरीन शदत करके शहीद कर दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बजा कहा कि आलमी बरादरी को इस पर किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन मैं इम्तियाज वानी साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा और आपसे इस हवाले से पूछूंगा कि दुनिया कैसे रोल दे सकती है। आपने तनाज़ा देखा रशिया और यूक्रेन का, जिस तरह तनाज़ा बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, सच कोई ऐसा ममालिक नहीं है कि जो उसमें रोल देकर उस आग, बढ़ती हुई आग को ठंडा कर सके। दूसरी जानिब आपने मिडिल ईस्ट क्राइसिस देखा, वो भी ये अभी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो चल रहा है, दुनिया सच उस तरह रोल नहीं दे सकती। साथ अगर कश्मीर की बात की जाए तो साउथ एशियन रीजन में सबसे बड़ा इशू माना जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारी स्टेट्स आप ये कह सकते हैं कि वो मिलजुल कर आगे नहीं बढ़ सकती, और हमारी गुर्बत इसी वजह से एक बड़े पैमाने पर पाकिस्तान और इंडिया में आप देख सकते हैं कि मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया कोई रोल नहीं दे रही। तो आप क्या समझते हैं कि ये खिता भी ऐसे ही बनने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं A1 TV का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हर हफ्ते कश्मीर डिबेट के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं और मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर लोगों को आगाह करते हैं।
آپ جس طرح کی سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے وہ فلسطین ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، فلسطین میں جو سچویشن ہے اس میں دنیا اس وقت خاموش ہے، خاص کر وہ ممالک جن کا رول بنتا ہے، جس میں جو ہے یونائٹڈ نیشن میں جو ہے جن کا اہم رول بنتا ہے، جس میں امریکہ ہے، یورپ ہے، برطانیہ ہے، چین ہے، ان کو یہ رول نبھانا چاہیے۔ اس وقت جو فلسطین میں جو شہادتیں ہو رہی ہے وہ اب ڈکی چھپی نہیں ہے، جس طرح بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جس طرح وہاں بمنگ ہو رہی ہے، جس طرح علاقے کے ان کو جو ہے بم کے ساتھ اڑایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہی سچویشن اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور وہاں کو لوگوں کو بے گناہ ہو کے بھی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور وہ جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج میروائز صاحب کتنے عرصے ایک دن ان کو چھوڑا گیا اور نماز پڑھنے کی، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، تو آج 3 ہفتے سے وہ جمعے کی نماز کے لیے ان کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، پھر جامعہ مسجد کو بند کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح وہاں کے سچویشن دیکھیں آپ، جس طرح فلسطین میں ہے وہی چیزیں اب انڈیا جو ہے مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ وہاں پر دیکھیں آپ وہی جو ہے ڈیموگرافک چینجز کے لیے وہاں کے سینک کالونیز بٹھائی جا رہی ہے، اسی طرح باہر کے لوگوں کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، ان کو وہاں بسایا جا رہا ہے، اور شہادتیں ہو رہے ہیں۔ آئے روز دیکھیں آپ بے گناہ نوجوانوں کو فیک انکاؤنٹر کے ذریعے شہید کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہاں پر دیکھیں آپ ایسے بچے بھی موجود ہیں جن پہ پیلٹ کے گن سے فائر کیے گئے، ان کی آنکھیں، ہبا نثار وہ 6 مہینے کی بچی تھی، اس کے جو پیلٹ گن بسائے گئے تو اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اسی طرح ایسی جو ہے آصفہ تھی جموں میں ہے، اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی اور پھر اس کو جو شہید قتل کیا گیا ہے دنیا، اور پھر اس کو ان کو چھوڑا گیا۔ یہ سچویشن جو ہے کنن کو پورا کا واقعہ دیکھیں یا آسیہ نیلوفر کے ساتھ جو واقع ہوا، تو اسی طرح لاکھوں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ جو مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوئے ہیں، تو اسی طرح جو ہے اس وقت فلسطین میں بھی ہو رہا ہے۔ مگر عالمی دنیا کو سوچنا چاہے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین وہ خطے ہیں جس کی توجہ چاہتی ہے عالمی دنیا کی۔ مقبوضہ کشمیر تو اقوام متحدہ میں ایک فلش پوائنٹ کے طور پہ وہاں پر قراردادیں ہیں، 18 قراردادیں ہیں مقبوضہ کشمیر، اور بھارت نے جو ہمیں خود وعدہ کیا ہے، اس کے پرائم منسٹر نے ہمارے سری نگر لال چوک میں جو ہے وعدہ کیا تھا ہمیں کہ ہم اپنا حق دیں گے، اور وہی اقوام متحدہ میں بھی جاتا ہے بھارت۔ تو مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنے حق کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کا حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے جو ہے نا پوری دنیا کو جگائے، اور پوری دنیا کو جاگنا چاہے، کیونکہ اس میں 3 فریق ہیں مسئلہ کشمیر میں، پاکستان، ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر کے عوام۔ یہ مل بیٹھ کے بھی حل مسئلہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اقوام متحدہ کا ایک رول بنتا ہے، کیونکہ کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے امن اس وقت اگر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل نہیں، کل ایسا فلش پوائنٹ بن سکتا ہے مقبوضہ کشمیر کے، یہ دونوں ایٹمی قوتیں ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے، کہ آئے روز آپ دیکھیں بارڈر لائن پہ بھی جو ہے فائرنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ریجن کا اگر دیکھا جائے تو سب سے بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے، اور خاص کر کے جنگ کا سا جو ماحول ہے، یہ اسی ایشو کی وجہ سے ہے۔ میں شہزاد احمد راٹھور صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا اور آپ سے اس حوالے سے جانوں گا کہ دنیا کا دورہ بہار آپ نے دیکھا، اور ساتھ بھارت کے اندر جو RSS کا نظریہ اور جو ہندوتوا کا نظریہ لے کر مودی سرکار چل رہی ہے، ابھی تک ان کی پالیسیز آپ نے دیکھی کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کے خلاف جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سکھوں کے خلاف جس طرح ایک پری پلانڈ جو را کی ایجنسی ہے وہ جس طرح پلاننگ کے تحت انہیں مار رہی ہے، ان کا قتل عام کر رہی ہے، نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ دنیا کے اندر، اور دنیا کے ان ممالک کے اندر کہ جہاں پہ جن ممالک کو ہم پرامن طور پر دیکھتے ہیں۔ کینیڈا کے اندر آپ نے دیکھا جو واقعات ہوئے، اس کی وجہ سے جو برطانیہ ہے، USA ہے، انہوں نے بھی کافی طور پر ان کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا کہ ہم کینیڈا کے ساتھ ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا نظریہ لے کر مودی سرکار جو آگے بڑھ رہی ہے، تو کیا ان فیوچر کوئی مطالبات مان سکتے ہیں کشمیریوں کے، یا جس طرح ہم آگے رول دے رہے ہیں ہم بہتر طور پر آگے بڑھ رہے ہیں، یا ہمیں مزید اپنی پالیسی میں چینجز لانا ہوں گی؟ جیسے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو آج کا جو ہندوستان ہے 2010 کے بعد کا ہندوستان، یہ مودی کا ہندوستان ہے۔ 2010 سے پہلے کا جو ہندوستان تھا وہ گاندھی کا ہندوستان تھا، کیونکہ اس دوران بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کافی کنفلکٹ ہوئے، جنگیں بھی ہوئی، لیکن جس طرح کا ایک ناقابل قبول سسٹم جس انڈیا میں آ گیا ہے بھارتی حکمران کے ساتھ ساتھ بھارتی عوام میں کی اقلیت میں بھی سرائے کر گیا، جس نے ہندوتوا نام دیا گیا ہے، یہ 2010 سے پہلے نہیں تھا۔
ये मोदी, नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी की वजह शोहरत क्या थी? तो गुजरात का किस्सा है। वहाँ पे मुसलमानों की नस्लकशी की गई, जहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, और उसी को बुनियाद बनाकर उसने हिंदुत्व का नजरिया लाया। भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में मकबूल बनाया उस नजरिए को, और रफ्ता रफ्ता आप देखें कि किस तरह भारत के अंदर एक आम शहरी है वो मुसलमानों के और पाकिस्तान के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। Exactly. तो मैं कहता हूं ये जो भारत का या भारतीय हुकूमत का ये जो तर्ज अमल है, ये न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, न सिर्फ कश्मीरियों के लिए, ये बल्कि हिंदुस्तान में मौजूद हर अकलियत के लिए, हर मजहबी अकलियत के लिए इंतहाई खतरनाक है, जो पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग है। आपने देखा किस तरह इन्होंने वो जो सिख रहमान नजार को कत्ल करवाया कनाडा में, उसने का और भारत के दरमियान सरकार भी कशीदा हुए। भारत ने, हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने इसकी परवाह भी नहीं की कि कनाडा जैसा एक मुल्क जो दीगर मुल्क का इंतहाई करीबी साथी है, बरतानिया अमेरिका का इंतहाई करीबी साथी है, उसको जरा सरकार साल की परवाह भी नहीं की, और सबसे पीसफुल तौर पर जाना जाता है। अब करना यह है कि आपने जो बात किया कि अब क्या भारत को, क्या मोदी को बात होने का, जो मोदी की तरफ से सियासत है उसकी तरफ से सियासत, पहला इलेक्शन उसने वो जो गुजरात वाले सरकार से जो हिंदुस्तान मुखालफ थे वो उस पर जीता था। दूसरा इलेक्शन उसने जीता पाकिस्तान के खिलाफ बात करके, पाकिस्तान मुखालफ बेहनिए पे जीता। अब वो तीसरा इलेक्शन लड़ने जा रहा है, उसकी ख्वाहिश है वो जीते, तो वो एक बार फिर मुसलमानों के साथ साथ सिखों को और दीगर को वो सत्ता मशक बनाकर वो अक्सरियत हिंदू जो है उनका वोट लेकर वो एक बार फिर मुठभेड़ बना चाहता है। और ये बात मानने की तो बात दूर की है, ये आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन तक जब भारत के मसले इंतखाबात आएंगे लोकसभा के, तो उस वक्त तक देखें आप मुसलमानों के लिए और दीगर चीजों के लिए हिंदुस्तान में हालात कितने सख्त होते जाएंगे, कितने कशीदा होते जाएंगे, उस पर हिंदुस्तान की धरती तक कर दी जाएगी। इससे आदमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। ये इंसानी हकूक का मसला है, इंसानी हकूक का मसला है। इससे इंसानी हकूक की तमाम तंजीमों को जो आदमी फोरम पे मौजूद है उन्हें भी किरदार अदा करना चाहिए, और ये मोदी की तरफ से सियासत को रोकने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। शहजाद साहब, आप बड़ी गहरी निगाह डिस्कस भी करता रहते हैं। मैं इस हवाले से भी एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जो तनाज़ात हैं दुनिया में जिस तरह बढ़ रहे हैं, और आप हर जगह देख सकते हैं हर कोने में कोई ना कोई ममालिक आपस में जंग में है, तो इस तनाजुर में आप ये देखते हैं कि देखिए दुनिया में कोई ऐसा ममालिक है कि जो इनमें सालिसी का किरदार अदा कर सके। जिस तरह यूनाइटेड नेशन बनाई गई, लेकिन यूनाइटेड नेशन का किरदार आपके सामने है कि कश्मीर का इशू कब से है, आज तक इस पर कोई अमल नहीं हो सका, या इस पर कोई जिस तरह करारदादें पेश की गई इस पर कोई ठोस इक़दाम उनकी तरफ से नहीं उठाए गए। साथ अगर आप अभी जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है फलस्तीन और इसराइल का, उसमें आप देख सकते हैं, रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसमें आप देख सकते हैं, ये तमाम तर तनाज़ात ऐसे ही पड़े हुए हैं, और जो P5 कंट्रीज हैं वो भी कोई रोल नहीं दे रही। तो क्या समझते हैं कि कोई ऐसी कंट्री है कि जो इसमें जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो रोल दे सकें? देखिए कि अमेरिका का भारतीय तनाज़ात में अमेरिका का एक मौसर किरदार रहा है हमेशा, जिसमें हमने देखा, लेकिन यूक्रेन रशिया के तनाज़े में वो एक तरीक बनकर सामने आया, तो इतनी तनाज़े में नहीं है। लेकिन कश्मीर के हवाले से बरतानिया, अमेरिका ये ममालिक है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन बड़ा अच्छा वहाँ पे काम हो रहा है कश्मीर के ऊपर। लेकिन बात यह है, इस वक्त ख्याल ये है कि मकबूजा कश्मीर में जब के जब मुशर्रफ ने पॉलिसी चेंज की थी उस वक्त के बाद से लेकर मकबूजा कश्मीर में अक्सरियत को एक फोकस दिया गया था, एक वक्फा दिया गया था। मकबूजा कश्मीर में मौजूद तमाम जितनी भी खवा और पाकिस्तान नवाज जमातें थी जो थी, या वो अलग थी जो भारत से भी अलग थी और एक मुख्तार रियासत की अमी थी, उन सब ने हथियार फेंक दिए थे, उन्होंने फोकस किया था, उन्होंने आलमी बरादरी को स्पेशली अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर एतमाद करके उन्होंने ये अक्सरियत छोड़ी थी ताकि ये वक्त ले और ये इसके ऊपर काम करे और इस जो पूरी मसला है इसको हल करने के लिए पूरे तरीके से हल करने के लिए किरदार अदा करे। लेकिन मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ कि ये जो लोग हैं मुझे ये कहते हुए हो रही है कि कौम मुत्तहिदा पास करने के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। आज भी उसी तरह है, और मैं जो देख रहा हूँ जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि ये जो गजा के नौजवान जो हमास के कह रहे हैं, हिजबुल्लाह से कह रहे हैं, या जो गजा का मिलिटेंट है वो किन्हीं मकबूजा कश्मीर के नौजवानों के लिए
مشنیرہ میں ثابت ہو جائے گا. مقبوضہ کشمیر کے نوجوان جو آج بھی بندوقیں تو پھینکتی تھی لیکن پکڑ کھا لیے تھے, بازی کرتے رہے فوجی کے اوپر, پھر انہوں نے پھر پتھر بھی چھوڑ دیے تھے. ہم نے سر پچھلے 5-7 سالوں سے ہمیں تو پتھر باز نہیں مقبوضہ ریاست میں نظر نہیں آ رہا کہ وقت پورا طریقے سے مسئلہ کیا جائے. اگر یہ پورا طریقے سے آج اگر اس نوجوان کو ایسا ہو جاتا ہے مقبوضہ کشمیر کے نوجوان کو, اور جو آزاد کشمیر کے نوجوان جو پہلے بھی یہاں سے جاتے رہے کنٹرول احتجاج کر کے اور وہاں پہ جہاد کرتے رہے, اگر انہیں آج یہ مایوسی ہوگی کہ اس طرح مسئلہ پورا طریقے سے حل نہیں ہوگا تو یہ آزادی انہیں ملے گی صرف اور صرف بندوق کے ذریعے سے. یہ صرف بندوق اٹھا دیں گے, اور یہ نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ پورے جنوبی ایشیا خطے کے لیے اور پورے عالمی عالم کے لیے یہ ایک انتہائی خطرناک مسئلہ بن کر سامنے آئے گا. اور یہ سب سے بڑی بات ہے, دیکھیں یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں, اور یہ جو مڈل ایسٹ کا تنازع اس کو بھی آپ دیکھیں. اس سے ان دونوں سے بڑھ کر یہ کیونکہ 3 عالمی طاقتوں ایسی طاقتیں جو نیوکلیئر پاورز ہیں ان کے درمیان میں واقع ہے. یہ جو لڑائی یہاں پہ بڑھ جاتی ہے اس طرح کی غزہ قائد کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا پوری کو نکل جائے گی. بالکل. امتیاز احمد وانی صاحب, شہزاد صاحب نے جس طرح بات کی, اس حوالے سے میں بھی ایک ایشو ریز کرنا چاہ رہا تھا. اس حوالے سے بات لازمی ہے کہ ساؤتھ ایشین ریجن جو ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی کشمیر کا جو ایشو ہے, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو فلسطین میں جس طرح لوگ ان پر مظالم کیے جا رہے تھے وہاں سے تحریک اٹھی اور آج وہ اسرائیل کے خلاف کھڑی ہے, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر ایسا بھی ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی یہاں پہ بھی جس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یہ نہ ہو, دنیا کو اس حوالے سے لازمی اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنا رول دینا چاہیے, یہ نہ ہو کہ ایسے ہی تنازع یہاں کھڑے ہو جائیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں جس طرح کی صورتحال ہے, آپ دیکھیں 2008 یا 2010 دیکھیں یا 2016 دیکھیں آپ, اس میں بھی اس وقت یہی تحریکیں اٹھی تھی, اسی طرح اٹھی تھی اور سب لوگ نکلے تھے, اور بھارت کے جو اینکر وہاں کے جو میڈیا پرسنز ہیں وہ مجبور ہو رہے تھے کہنے کے لیے کہ مقبوضہ کشمیر کا حل ہمیں کرنا چاہیے, ضروری کرنا چاہیے. تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ تو نہ تھکے ہیں, نہ بکے ہیں, نہ جھکے ہیں. تو وہاں کے لوگ تو ابھی بھی تحریک آزادی کے لیے وہ لاوا کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. اس وقت جو بھارت اس وقت اگر وہ مظالم کی انتہا کر رہا ہے, وہاں پر آپ دیکھیں سوشل میڈیا اس وقت بین ہے, ہمارے میڈیا آپ دیکھیں پرنٹ الیکٹرانک وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بین ہے, وہاں پر کوئی بات کرنے نہیں دی جا رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہماری حریت قیادت جو ہے جس میں ہمارے چیئرمین مسرت علم بٹ صاحب ہے, شبیر احمد شاہ صاحب ہے, اسی طرح آسیہ باجی ہے, اسی طرح جو ہے نعیم احمد خان ہے, اسی طرح یاسین ملک صاحب ہے, وہ سارے اس وقت تہاڑ جیل میں, دہلی کے تہاڑ جیل میں نظر بند ہے. اسی طرح ہمارے جو قائدین ہیں سعید علی گیلانی کو گھر میں جو نظر بند تھے تو اس کو شہید کیا گیا. تحریک حریت کے چیئرمین محمد اشرف سہرائی صاحب کو اس کو جموں جیل میں شہید کیا گیا. اسی طرح جو گیلانی صاحب کے داماد تھے الطاف شاہ صاحب, اس کو تہاڑ جیل میں شہید کیا گیا. تو وہاں پر تو شہادتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور بھارت جو مظالم کر رہا ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی ہے, اور دنیا کا ایک رول اہم بنتا ہے. جس طرح برطانیہ کا ایک رول تھا, جس طرح اس سے جب وہ ہندوستان اور پاکستان جب وہاں سے وہ برطانیہ نکلا تھا اس وقت اس سے ایک گارنٹی دی تھی کہ کشمیر کا بھی فیصلہ ہوگا, تو وہ جو رول ان کا بنتا ہے وہ اہم بنتا ہے. اسی طرح جو ہے یونائٹڈ نیشن کا ایک اہم رول بنتا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے دیکھے. اور مقبوضہ کشمیر کے عوام آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مڈل ایسٹ میں اس وقت فلسطین میں جو لوگ نکلے ہیں اور وہاں پر جو شہادتیں ہو رہی ہیں, ان کے پاس ایک جدید اسلحہ ہے حماس کے پاس, وہ اس وقت لڑ رہے ہیں. تو اسرائیل جتنا بھی ان پہ حملے کر رہے ہیں وہ ناکام ہو رہا ہے. وہ اس وقت جو ہے اسرائیل ان کے جو نقصانات ہو رہے ہیں جو اس وقت حماس کر رہا ہے. اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے عوام اگر اپنی جو مدد آپ کے تحت وہاں پر اگر ایسی سہولتیں نہیں ہیں جس طرح پوری دنیا اس وقت کوئی نہ کوئی ممالک جو ہے ان کے حماس کے پاس ایک کنٹری بھی ہے, ایک فلسطین آزاد ریاست بھی ہے, وہاں پر کچھ نہ کچھ اسلحہ وغیرہ موجود ہے, مگر مقبوضہ کشمیر میں ایسی صورتحال نہیں ہے کیونکہ وہاں پر لوگوں کے پاس اپنا کچھ خریدا ہوا کوئی بھی اسلحہ ہو اس سے وہ لڑ رہے ہیں, وہ بھی کافی ہونے کی وجہ سے. مگر یہی صورتحال نہیں رہے گی. انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنی جدوجہد رہیں گی, جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ آزادی لے کے رہیں گے. آپ کا پوائنٹ آئے گا. اور ناظرین میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتاؤں کہ جس طرح کی فلسطین کی سچویشن ہے اس پر پاکستان نے 2 ریاستی حل کی ہمیشہ سے حمایت کی ہے, اور ساتھ پاکستان ہمیشہ سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے. ابھی بھی جو کرائسس ہے اس میں بھی پاکستان اپنا بھرپور رول دے رہا ہے, اور جتنی ایڈ ممکن ہے پاکستان ان کی مدد کے لیے تیار بھی ہے اور مدد کر بھی رہا ہے. میں شہزاد احمد راٹھور صاحب آپ کی جانب ایک بار پھر آؤں گا, اور آپ سے جو فلسطین کا تنازع ہے اس حوالے سے یہ صرف پوچھنا چاہوں گا کہ
तकरीबन 4000 बच्चे इस जंग में लुकमा अजल बन चुके हैं, उनकी शहादतें हुई हैं और 10,000 से ज़्यादा अमवात वहाँ हो चुकी हैं। ये क्राइसिस है और दुनिया इस पर खामोश सिर्फ इस वजह से है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है खुलेआम इसराइल की, और अगर बरतानिया की बात की जाए तो वो भी खुले तरीके से उनकी सपोर्ट के लिए वो वहाँ पहुँच चुके हैं। और साथ अगर यूरोपीय यूनियन की बात की जाए कि जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स की अगर कहीं वायलेशंस हों तो सबसे पहले यूरोपीय यूनियन खड़ा होता है। आज दुनिया सारी एक साइड पर और उन निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और ख़ास करके जो गज़ा में क्राइसिस है इतने बड़े पैमाने पर है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उनकी वायलेशंस की जा रही हैं। इवन जो हस्पताल हैं, एम्बुलेंसेस हैं, जहाँ पे उन्होंने पनाह ली हुई है, ना बूढ़े ना बच्चे ना खातीन किसी को नहीं देखा जा रहा, उन पर बमबारी की जा रही है। क्या समझते हैं कि अगर OIC कोई अपना रोल दे, रोल वो कैसे दे सकती है? OIC ने कितना इससे पहले रोल दिया, वो हाँ कश्मीर इशू हो या वो फ़लस्तीन का इशू हो। आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि दुनिया को क्या अपना एक जिस तरह का तरीक़ाकार उन्होंने रखा हुआ है, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक अलग पॉलिसी और जो आप तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनके लिए अलग पॉलिसी, क्या ये दोहरा म्यार नहीं है? ये बिल्कुल ऐसा, ये दोहरा म्यार हमें शुरू से नजर आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह इसराइल को आके आबाद किया गया मुसलमानों की मुकद्दस जमीन पे आके इन्हें फलस्तीन में और जिस तरह ताकत के जरिए इज्जत दिया, ये देखे ना, ये जो मामला ये कोई नया नहीं है, कोई ये कहानियां नहीं हुई है, ये 170 से ज्यादा 70 साल से ज्यादा का ये किस्सा है जिस तरह इनको यहाँ पे लाया गया और आबाद किया गया यहूदियों को। और जो सूरत है आलमी बिरादरी की, आज आप देखें अगर आलमी बिरादरी ने गजा के देखें, गजा को ये मगर 7 अक्टूबर से पहले की बात करें, 7 अक्टूबर को चले अटैक किए गए, ये अलग वाले के अटैक क्यों किए गए, इसराइली डिफेंस फोर्स कितनी क्यों नाकाम हुई थी, जो जिसे दुनिया की मौसाद से दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है, पहले इसके ऊपर बात की जा सकती है, बात की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जो हमास है, जो हिजबुल्लाह है, अल-कसाम ब्रिगेड, अल-फतह, ये तो जितने आखिर ये नौजवानों ने क्यों अपने बुजुर्गों की बंदूक उठाई और क्यों इस तरह उन्होंने हमला किया, इसकी भी आखिर वजूहात है। एग्जैक्टली बात को भी दरियाफ्त करना चाहिए और इनका हल निकालना चाहिए। इस हवाले से जो प्यार है आपने बिल्कुल आपने कहा कि 10,000 से ज्यादा शास्त्रें हुई है, मैं समझता हूँ कि शास्त्रें से की जाता है जो रिपोर्ट में हुई, जो मरने पहले जो लोग दबे हुए हैं डेड बॉडीज में निकाली जा सकती वो किसी में है लापता। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताऊं, अब जो सोशल मीडिया ये दावा करता है कि हमास के जो ट्रेंड फाइटर्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनकी तादाद 50,000 से ज्यादा है। इस तरह हिजबुल्लाह के फाइटर की तादाद वो 1 लाख से ज्यादा और दीगर बनाते तकरीबन 50,000 मजीद दीगर जो तंजीमें हैं उनकी तादाद है कम से कम 2 लाख गोरिल्ला वॉरियर्स ये इस वक्त फलस्तीन में मौजूद है। मगरबी पट्टी पे कह लें, गजा पे आप कह लें या पूरे फलस्तीन में कह लें, और जो शाते इसराइल अपनी बदतरीन ताकत का मुजाहरा करके, बदतरीन बमबारी का मुजाहरा करके बच्चों खवातीन समेत 12-15 हजार से ज्यादा लोगों की जाने नहीं है, 27 नहीं लोग कहीं कुछ ज्यादा लोग जख्मी हुए, 50,000 से कम लोग मुतासर हुए हैं। लेकिन जो गोरिल्ला फाइटर्स हैं वो आज भी गजा में, आज भी वो लबनान के साथ फलस्तीन पूरे में मौजूद हैं और अभी तक ये बाहर नहीं आए, ये सामने नहीं आए। और इस वक्त ये सामने आ गया, इन्होंने इस वक्त रिटेलिएट किया। मैं समझता हूँ कि इसराइल के लिए, ये अमेरिका के लिए भी और उसके जितने भी राजी ममालिक है जो इसराइल के इस्लामात को उसको हमायत कर रहे हैं, उनके लिए ये इंतहाई खतरनाक होगा। खिस्से में जो अरब दुश्मन लोग मौजूद हैं उनके लिए ये इंतहाई खतरनाक साबित होगा कि जिस वक्त ये 2 लाख गोरिल्ला मुजाहिदीन है जो ट्रेंड है, जिनके पास असला मौजूद है और ये ज्यादा सामने नजर आ रहा है। ये पिछले 5 हफ्तों की जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इसराइल बमबारी कर रहा है, अफजाई की तरफ से बरतरी हासिल है, लेकिन ये लोग भी जो मुकाबला कर रहे हैं, आज भी जो बम्बिंग होती है हमास की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के ठिकानों पे, क्योंकि ये लोग को निशाना बनाते हैं, इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इसराइल की फौजी तंजीमें और करके वो निशाना बना रहे हैं। और जो फौजी नुकसान हो रहा है वो कम सामने आता है। इसराइल जिस तरह अपना बयान नहीं करता, जो फौजी नुकसान हो रहा है वो खवातीन और बच्चों के ऊपर निशाने लगा रहा है, अस्पतालों के ऊपर
निशाने लगा रहा है, तो इससे संगीन खड़ा बन गया, जिस पर आदमी बरादरी और जो जितनी भी आदमी इंसानी की तंजीमें हैं उनके साथ ही नहीं कर रहा। और मैं समझता हूँ मुसलमान हुक्मरान भी इस तरह का रद्द नहीं कर रहे, तो ममालक के जो वाज़े तौर पर इसराइल के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन खुलकर फलस्तीन की कोई भी हमायत नहीं कर रहा। अब जैसे हमायत इसराइल की हमायत पूरी दुनिया में आप देखें, मगर जो ममालक में देखें बढ़ती जा रही है, तो बैन निकलना शुरू हुए, अपने मुद्दों पे जोर देना शुरू हुए। जिस वक्त इसराइल की जो इख्तिलाफी जो कह रहा था कि 7 अक्टूबर को उसके ऊपर अटैक हुए, बाजुल हो गया, बड़े शहरियों को दुश्मन बनाया गया और शहरियों को ये जवाब में गया, इसराइल का ये बयानिया आज दब तोड़ता जा रहा है। और ये जो गजा पे जो बमबारी कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इन हमारे से खलबे चले में, और इसराइल का जो बयानिया है वो ज्यादा उसमें बढ़ रहा है। शहजाद साहब, आपसे मैं एक शार्ट कमेंट्स चाहूँगा कश्मीर की जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है उस हवाले से भी, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन आप इस पर लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। एक तो वज़ीर आज़म की जो कारकर्दगी है उस हवाले से, और साथ जो पोर्टफोलियोज जारी किए गए हैं, मिनिस्टर साहिबान जो बने हैं, उस हवाले से ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तरक्याती स्कीमें हैं या जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि कारगर साबित हो रही हैं वज़ीर आज़म की पॉलिसीज या नहीं? देखिए, वज़ीर आज़म को हुकूमत वाले 6 माह का होने जा रहा है। 6 माह से सूरत-ए-हाल यह है कि आज़ाद कश्मीर में तरक्याती काम मुकम्मल तौर पर ठाते हैं। आज़म ने हुकूमत मानने के फौरन बाद एक बजट पेश किया था, इसमें 82 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट का बजट मौजूद था, लेकिन इन 6 माह में 1 रुपया भी नहीं लगा, क्योंकि तरक्याती स्कीमें मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगी हुई है, इससे कोई 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। वज़ीर आज़म सियासी मामलात में फंसे हुए हैं। सबसे पहले उन्हें काबीना बनाते हुए दुश्वारी पेश है, 3 माह में जाकर अल्लाह करते हुए जब काबीना बनाई तो फिर वज़रा को महकमे देने की मसाइल थे उन्हें, को महकमे आप ये किसी तरह कुछ आप कह लीजिए हल्कों की जरूरत से मैनेज करवा के उन्होंने वज़रा को महकमे दिए। वज़रा को महकमे दिए भी आपको पता है कि 2 हफ्ते से जायद का अर्सा गुजर चुका है, ना तो तरक्याती मंसूबों पर से पाबंदी हटाई गई है वज़ीर आज़म की तरफ से, ना कोई डेवलपमेंट का बजट खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। ये 10 अरब रुपए पिछले काफी डेवलपमेंट के मामले दिए थे, अब ये पैसा कहाँ पे जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। ये तो इसी तरह होगा कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई उसके बाद पिंकी आंटी और गोभी ये आंटी जो कहानियां सब नहीं इसी तरह कहीं ये तो हो कि जब लग गए तो करप्शन की हमने अब अगर कश्मीर का जो स्केंडल मेगा करप्शन का स्केंडल सामने आ रहा है ये पता चलेगा कि ये क्या मसले हो रहे हैं। इम्तियाज अहमद वाली साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद अहमद राठौर, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, वायकाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।